हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम सॉल्व कर रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो आपकी बुक है वो उसका ये चैप्टर नंबर 3 है। तो बच्चों लास्ट वीडियोस में हमने फिनिश कर लिया था क्वेश्चन नंबर 1 to 15। सर ये वीडियोस मुझे कहाँ मिलेंगे? जाइए बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट में रीड मोर पे जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको क्लिक करना है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक पे, पूरा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। जो बच्चे नए आए हैं मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे बच्चों आपको पूरा सिलेबस आपका क्लास 9 का मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। जाइए जो पिन कमेंट है उसको आप जाके चेक करिए या आप चैनल विजिट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने सारे लिंक नीचे ही कमेंट करके पिन कर दिए हैं, मैंने नए बच्चों के लिए बताया है। तो बच्चों एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो करना है कि आपको सबसे पहले आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम के वीडियोस देखने हैं। उसका लिंक मैंने ऊपर दे रखा है, देखिएगा ऊपर जो लिंक मिलेंगे ना वहां चैप्टर्स को पढ़ाया गया है, नीचे जो लिंक मिलेंगे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक है, लिख दिया है मैंने वहां पे, तो आप पहचान जाओगे, विजिट करिएगा। तो बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम लगाने से पहले आप बल्कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स लगाने से पहले आपने वीडियो लेक्चर्स देखें कि नहीं, प्लीज़ ये कंफर्म कर लें। ऐसा नहीं कि यूट्यूब से आपने उठाया और शॉर्ट में कहीं से कर लिया। अगर आप शॉर्ट में चीज़ें फिर निपटाएंगे तो भविष्य में फिर चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपकी भविष्य की पढ़ाई खराब हो सकती है। तो अच्छी तरीके से बच्चों चीज़ों को करिए। जाइए देखिए, हमने 21 to 22 लेक्चर्स में उसको कंप्लीट कराया, बिल्कुल सही सुना आपने, ठीक है। अब आप सीनियर क्लासेस में आ गए हो तो थोड़ा सा टाइम देना आप स्टार्ट करिए। पहले उन दो चैप्टर को कंप्लीट करिए, फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट करिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपके होम ट्यूटर कोचिंग में कहीं से आपने पढ़ रखा है, आपको एग्जाम्पलर ही सॉल्व करनी है, तो एग्जाम्पलर के लिंक्स नीचे दिए हैं, जाके वहां पे क्लिक करिए। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, ओके, आगे मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, सुन लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स आर इनकरेक्ट, आर इनकरेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, करेक्ट नहीं पूछा आपसे, इनकरेक्ट पूछा है, और आगे बोला गिव देयर करेक्ट सिंबल्स। आगे आपको उसको करेक्ट करके भी लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए बच्चों, ए कोबाल्ट। कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है मैं आपको बता दूं। कोबाल्ट का सिंबल होता है जब बच्चों कैपिटल सी होता है और स्मॉल ओ होता है, ये होता है कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है? कैपिटल सी और स्मॉल ओ। इन्होंने क्या दिया हुआ है? कैपिटल सी और कैपिटल ओ। ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। ये क्या है हमारा? इनकरेक्ट है। अच्छा, अगर ये इनकरेक्ट है तो व्हाट इज द करेक्ट सिंबल ऑफ कोबाल्ट? कैपिटल सी स्मॉल ओ। कोई दिक्कत है? अच्छा, अब ध्यान दें, यहां पर आपसे मैं ये भी क्वेश्चन पूछना चाहता हूं यहां पर कि कैपिटल सी और कैपिटल ओ ये किसका सिंबल है? तो जवाब है ये एलिमेंट का सिंबल नहीं, ये कंपाउंड का सिंबल है, और उस कंपाउंड का नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। याद है आपको, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था कार्बन मोनोऑक्साइड। CO को हम क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कैपिटल सी और स्मॉल ओ होगा तो वो क्या होता है? कोबाल्ट। ये एलिमेंट है और ये क्या है? कंपाउंड है, ठीक है। अब देखिए कार्बन, ठीक, कार्बन बच्चों ये आप अपनी बुक देखोगे ना तो उसमें स्मॉल सी लिख रखा है। अब एक बार बताओ, कार्बन का सिंबल तो स्मॉल सी तो होता नहीं है, वो तो कैपिटल सी होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट। तो बच्चों करेक्ट सिंबल क्या होगा बताइए? करेक्ट सिंबल मैं इधर लिख दे रहा हूं, तो कैपिटल सी इसका करेक्ट सिंबल है। बताइए कोई डाउट है? हाँ, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है एल्युमिनियम। अब देखिए बच्चों, एल्युमिनियम का सिंबल आपने पढ़ा हुआ है कई बार, कैपिटल ए होता है और स्मॉल एल होता है। इन्होंने क्या दे रखा है आपको? कैपिटल ए और कैपिटल एल। ऐसा तो होता नहीं है ना, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट है तो करेक्ट क्या होगा बताइए? कैपिटल एल और स्मॉल एल। ये हो गया एल्युमिनियम का सिंबल। हीलियम बच्चों बिल्कुल सही दिया हुआ है। हीलियम का सिंबल क्या होता है? एच ई। तो ये ऑलरेडी करेक्ट है तो उसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कैपिटल एच और स्मॉल ई, ठीक है, यही हीलियम होता है। सोडियम, सोडियम आप लोगों ने पढ़ा है, सोडियम का सिंबल तो बच्चों क्या होता है? एन और स्मॉल में ए, Na, ये होता है आपका सोडियम। इन्होंने सोडियम SO लिख के दिखा दिया, तो ये इनकरेक्ट है। ये क्या है? इनकरेक्ट है। तो करेक्ट सिंबल क्या होगा? करेक्ट सिंबल मैं इधर लिख दे रहा हूं, N और स्मॉल में A। बताइए कोई डाउट है? सिंपल है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है गिव द फॉर्मूली। फॉर्मूली क्या होता है? फॉर्मूला का जो प्लूरल होता है उसको हम फॉर्मूली बोलते हैं। गिव द फॉर्मूली फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड कंप्यूट द रेशियो बाय मास ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन ईच ऑफ देम। ओके, अब इसका मतलब समझिए बच्चों। देखिए जैसे अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला तो आप लोग को याद होगा, NH3 होता है, याद है? अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3, ठीक है। तो यहां पर हमने फॉर्मूला लिख दिया अमोनिया का NH3, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बात समझो बच्चों, देखो अगर हम आपसे पूछें कि यहां पर अमोनिया कैसे बना, तो आप क्या बताओगे? नाइट्रोजन के 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम्स का जब कॉम्बिनेशन हुआ होगा तो अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल बना है। तो यही बताना है कि अमोनिया के 1 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बाय मास कितने रेशियो में मौजूद हैं। बात समझो बच्चों, बात समझो। देखो
बात समझो, ये नाइट्रोजन है, ठीक, तो नाइट्रोजन का कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होता होगा, हाइड्रोजन का कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होता होगा, तो हमको नाइट्रोजन के एटॉमिक मास का रेशियो लेना है किसके साथ, हाइड्रोजन के एटॉमिक मासेस के साथ, एटॉमिक मासेस मैंने एटॉमिक मास के साथ, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन यहां 1 है और हाइड्रोजन यहां 3 है। बात समझो, बात समझो। देखो बच्चों, एक मैं करके दिखाऊंगा बस आपको, बाकी सारे खुद से आप देखिएगा किस तरीके से आप कर सकते हो। यहां पे पहले समझिए, आप सिंबल समझ लीजिए सभी। ये जो सिंबल हमने यहां पर लिखे हुए हैं, हमने आपको बताया था, जैसे ये नाइट्रोजन का एटम लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे क्या लिखा रहता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक। तो ये एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है और ऊपर क्या लिखा रहता है, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती थी, यू। यू याद है, ये 14U हम इसको पढ़ेंगे, ठीक। यहां पे 1H1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, ठीक। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16। एटॉमिक मास किसके इक्वल होता था, मतलब एटॉमिक मास को हम कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आप बोल सकते हो, हम कैसे निकालते थे, बहुत टेक्निकल डेफिनेशन तो नहीं है ये, बट एडजस्ट करिएगा अभी जिनको नहीं पता, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और डिटेल में मैं बार बार कहता हूँ, प्लीज़ चैप्टर देखिए, वहाँ बिल्कुल भी खोल खोल के पढ़ा है, सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16। उसके बाद क्लोरीन क्या होता था, 17 एटॉमिक नंबर होता है, और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता था वो 35.5 होता था, ठीक है। मैग्नीशियम का 12, सब कुछ हमने क्लास में लगभग पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा लर्न कर लें। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 24, करेक्ट। उसके बाद एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और एटॉमिक मास 27। फ्लोरीन का बच्चों एटॉमिक नंबर तो 9 होता है, बट एटॉमिक मास 19 होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और एटॉमिक मास 32 यूनिट होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जरा, यहां पे आ जाइए। अमोनिया का फॉर्मूला तो आपने बता दिया, ठीक। उन्होंने क्या बोला था, पढ़िए जरा, कह रहे कंप्यूट द रेशियो बाय मास ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट्स, मतलब जिन एलिमेंट्स ने मिलकर इस अमोनिया को बनाया हुआ है उन एलिमेंट्स का रेशियो निकालिए। कैसा रेशियो, रेशियो बाय मास, मतलब कितना मास नाइट्रोजन के एटम का प्रेजेंट है, उसका रेशियो निकालना है किसके साथ, कितना मास हाइड्रोजन के एटम का प्रेजेंट है। देखो, मतलब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ऊपर, रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ऊपर हमको रखना है मास ऑफ व्हाट, नाइट्रोजन एटम, और नीचे क्या रखना है, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लिखेंगे, क्योंकि कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के यहाँ, 3। अब ध्यान दो बच्चों, कुछ नहीं है, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना दिया हुआ है, 14। ऊपर वाला देखिएगा, ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया 14, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यू हो जाएगी, ठीक। अपॉन में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 यूनिट, ठीक है। अरे ये यू की लिखा है, जो AMU नहीं होता था एटॉमिक मास यूनिट, वही वाला यू है, बाद में उसको यू बोलने लगे हम लोग, ठीक है। और 1U का मतलब क्या होता था, कार्बन 12 के एटम के मास के 1/12 के इक्वल होता था वो, ठीक है ना। तो वही वाला U है। चलो बहरहाल यहाँ पे आ जाइए बच्चों, हाइड्रोजन का मास अगर नीचे रखोगे, हाइड्रोजन के एटम का मास कितने हाइड्रोजन है, 3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 × 1 हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो 3 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 × 1, और यूनिट क्या हो जाएगी, U। अब देखो U से U क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो लिया है ना, ऊपर भी किसी एटम का मास है और नीचे भी किन्हीं एटम का मास है, और एटॉमिक मास की जो यूनिट्स होती हैं, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिट, वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक। तो रेशियो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 14/3, कुछ कट तो रहा नहीं है, 3 × 1 = 3, तो 14:3, 14:3, कोई डाउट है। यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बाय मास 14:3 के रेशियो में जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं, ओके। अब बच्चों देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मूला याद है आप लोग को, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला बोलिए CO, याद है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला बच्चों हमने लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब करना कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट निकाल दूं आंसर, समझ जाओगे आप कैसे। हाँ बताइए, ऊपर किसका रखना होगा, कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन कितने हैं, हाँ 1, तो क्या लिखेंगे हम 1 × 12, और नीचे क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 1, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, और ऑक्सीजन का एटम इस फॉर्मूले में कितना है, ओनली 1 एटम है, तो 1 × 16, ओके। अब इसको रेशियो निकाल लीजिए, हाँ कैंसिल हो जाएगा किससे, 4 से। देखो 12 × 1 = 12, अपॉन में 16 × 1 = 16, 4 × 3 = और 4 × 4 = 16, तो आंसर कितना आ गया, 3:4। कोई डाउट है बताइए। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन जब 3:4 के रेशियो में बाय मास कंबाइन करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट आइए,
हाइड्रोजन क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का तो बहुत फेमस है, तो क्या हो जाएगा HCl, ये तो फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब हमको रेशो निकालना है, हाइड्रोजन का रेशो किसके साथ, क्लोरीन के साथ, सीधे निकालने, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होता है 1, सीधे आ जाएगा आंसर 1:2, क्लोरीन का कितना है 35.5, 1/35.5 का मतलब क्या हो जाएगा 1:35.5। बताइए कोई डाउट है, यही आंसर है बस। यहां पे आइए एल्युमिनियम फ्लोराइड, तो बच्चों सबसे पहले तो एल्युमिनियम फ्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इतने दिनों से पढ़ रहे हो आपको, क्या एल्युमिनियम फ्लोराइड का फॉर्मूला बच्चों बना लोगे? बिल्कुल बना लेंगे सर। एल्युमिनियम का कौन से ग्रुप में आता था? ग्रुप नंबर 13 में। और ग्रुप नंबर 13 में, अरे भाई आप ऐसे देख लो ना, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है बताओ? 13 है। 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 283, चेक करो ना, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 283। अब ये क्या चाहता है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना, आउटर मोस्ट के 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा, तो क्या आ जाएगा एल्युमिनियम पे 3+ आ जाएगा। ठीक, तो एल्युमिनियम पे क्या आ जाएगा 3+, और फ्लोराइड आयन, या फिर आप ऐसे देख लो, कल भी तो पढ़ा था एल्युमिनियम कहाँ था, ग्रुप नंबर 13 में, और ग्रुप नंबर 13 की वैलेंसी कितनी होती है 3, और फ्लोरीन कहाँ था, ग्रुप नंबर 17 में, ग्रुप नंबर 17 की वैलेंसी कितनी होती थी 1 होती थी। ठीक है, और वैसे भी ये आपको पता है कि भाई फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, चेक करो ना, 9 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, कितना हो जाएगा 2,8,1, तो सॉरी 2,8,1 नहीं 2,7 है ना, क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 9। ठीक है, इसी एटॉमिक नंबर से ही तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2,7। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा, इसका आउटर मोस्ट में 7 है, 8 कंप्लीट कर पाएगा, तो 1 चाहिए, मतलब 1 ले लेगा तो F- नहीं बनाएगा, बस अब 3 को उधर भेजो, 1 को उधर, तो एल्युमिनियम फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताइए, Al1 और F3, 1 लिखा नहीं जाता है, तो एल्युमिनियम फ्लोराइड हो गया ये। बताइए कोई डाउट है इसमें? हाँ, तो AlF3 इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो बनाना आ गया, सिंपल है ना। अब देखिए, अब हमको क्या करना था, इसमें रेशियो निकालना था बस। तो ऊपर किसका मास रखेंगे, एल्युमिनियम का, चेक करिए मास ये ऊपर लिखा रहता है एटॉमिक मास, तो 27:2। हाँ भाई ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर फ्लोरीन के कितने एटम है, 3 एटम है। ठीक है, तो हम 3 × फ्लोरीन का मास ऊपर लिखा होगा 19, ओके, तो 3 × 19 हमने किया, बस। अब इसको कैंसिल कर दिए, 3 1 3 और 3 9 कितना होता है 27, तो आंसर कितना आया 9:19, यानी कि एल्युमिनियम का एटम और फ्लोरीन का एटम जब 9:19 के रेशियो में बाय मास कंबाइन करते हैं तो एल्युमिनियम फ्लोराइड बनता है। कोई डाउट है बताइए? उसके बाद बच्चों मैग्नीशियम सल्फाइड। अब पहले तो आपको मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मूला आता हो, देखो ये सब तो इजी थे, बता दिया ना फटाफट आपको। अमोनिया तो आप पहले पढ़ चुके हो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पढ़ चुके हो, हाइड्रोजन क्लोराइड भी सबको पता ही होगा HCl। एल्युमिनियम फ्लोराइड मैंने बनाना सिखाया आपको, अब मैग्नीशियम सल्फाइड में सिखाऊंगा। मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में आता था, ग्रुप नंबर 2 में, तो ग्रुप नंबर 2 में तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 2। और सल्फाइड कौन से ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन वाले, ग्रुप नंबर 16 में, और ग्रुप नंबर 16 की वैलेंसी कितनी बताई थी 2, तो सल्फर की वैलेंसी कितनी, सल्फाइड कहाँ से आया होगा, सल्फर से आया होगा, और याद है आपको इसकी वैलेंसी 2। अगर आपको साइन देखना हो तो चार्ज देखना होता है, ये चार्ज दिखा देते हैं, मैग्नीशियम मेटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देता होगा, इसलिए इस पे 2 आ जाएगा, और सल्फर क्या होता है नॉन मेटल, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता होगा, इसलिए इसमें माइनस, तो इसको हम क्या बोलेंगे सल्फाइड आयन, ये क्या हो गया मैग्नीशियम आयन, ये तो हमने आपको दिखा दिया। अब 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा Mg2S2। अब एक बात बताओ, 2 और 2 जब सेम नंबर होते हैं तो हम हटा देंगे, ठीक, तो क्या आ जाएगा बताइए यहाँ से फॉर्मूला Mgs, तो आ गया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम सल्फाइड, Mgs, ओके, तो फॉर्मूला तो आ गया कितना, Mgs आ गया। अब हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है बाय मास, किसका, मैग्नीशियम का सल्फर के साथ, निकाल सकते हैं। मैग्नीशियम का चेक करिए कितना है एटॉमिक मास 24, और यहाँ पे कितने मैग्नीशियम मौजूद हैं, ओनली 1, तो क्या होगा 1 × 24, और अपॉन में सल्फर कितने 1, ठीक है, तो 1 × 32, नीचे वाला मत ले लेना, वो तो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक, तो 1 × 32, क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल, किससे कैंसिल होगा ये 4 से, तो देखो ये तो हो गया ना, समझ रहे हैं, 24 1 जा 24, 31 32 1 जा 32, 24/32 ही लिखा है, तो 4 6 जा 24 और 4 8 जा 32, फिर 2 3 जा और 2 4 जा, कितना आ गया 3:4। इसका क्या मतलब है बताइए, इसका मतलब है कि जब मैग्नीशियम और सल्फर 3:4 के रेशियो में बाय मास कंबाइन करते होंगे तो मैग्नीशियम सल्फाइड बनता है। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, स्टेट द नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर ऑफ एटम्स मांगे उन्होंने आपको, टाइप ऑफ एटम्स नहीं मांगे, समझो जरा बात को बच्चों।
अगर हम आपसे बोलें कि भाई ये कार्बोनेट का आयन लिखा है CO3 2- कार्बोनेट आयन है ये, आपको चार्ज पहली बात देखना ही नहीं है, चार्ज नहीं देखना आपको, आप चार्ज को छोड़ दीजिए अगर कहीं चार्ज लगाओ तो ऊपर, यहाँ 2- चार्ज है, यहाँ 3-। 2- का मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके बैठा होगा तभी तो इस पर 2- है, और 3- का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके बैठा होगा तभी इस पर 3- है, तो उससे हमें मतलब नहीं है। कार्बोनेट आयन है, ये फॉस्फेट आयन है, याद है PO3 PO4 3- क्या होता था, फॉस्फेट आयन। P2O5 ये कोई आयन नहीं है, ये मॉलिक्यूल है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इसका नाम है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस का ये ऑक्साइड है, इसको फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बोलते हैं। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बात समझ में आई? ओके, तो मैं आपको यहां पे ये बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले चलो इसी को देख लो, आओ इसी को देख लो, P2O5 को देख लो, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को। ध्यान दो, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों यहां पे टाइप्स ऑफ एटम कितने हैं, तो आप चेक करोगे कौन कौन से एलिमेंट के एटम प्रेजेंट है यहां पर। बात समझ में? एक तो देखो फॉस्फोरस का एटम प्रेजेंट है, एक नहीं है, 2 हैं वो, लेकिन टाइप्स ऑफ एटम क्या है, 2 ही हैं। फॉस्फोरस का टाइप फर्स्ट टाइप हो गया, और ऑक्सीजन का टाइप सेकेंड टाइप हो गया। लेकिन अगर हम आपको टोटल एटम पूछें यहां पर, टोटल एटम, तो टोटल एटम यहां 7 हो जाएंगे। ध्यान से चेक करिए, 2 तो हो गए फॉस्फोरस के और 5 हो गए ऑक्सीजन के, तो यहां पे टोटल एटम्स कितने हो गए बच्चों, 7। इन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स ही तो पूछा है, तो यहां पे टोटल एटम्स कितने हो गए, 7 हो गए। सिंपल है ना, कैसे काउंट करना है। लेकिन टाइप्स ऑफ एटम पूछे होते तो 2 लिखते हैं हम। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के अलावा इस मॉलिक्यूल में किसी और टाइप का एटम प्रेजेंट नहीं है। ध्यान दें, आइए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। सुक्रोज C12H22O11। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर हम आपको टाइप ऑफ एटम पूछे तो आप बोलोगे 3 टाइप के एटम है, कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन टोटल नंबर ऑफ एटम पूछे तो आप क्या करोगे, 12 + 22 + 11 कर दोगे। बात समझ में आएगी नहीं? तो लौट के वापस यहां पे आ जाइए। अब करना कुछ नहीं, अब आंसर देना शुरू करिए। इस चार्ज को नहीं देखना है, चार्ज छोड़ो, आप चार्ज छोड़ो, ठीक। आपको सिंपल एटम काउंट करने। कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा है, 1 अज्यूम करेंगे, 1। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4 एटम्स, ठीक है। अब यहां पे चेक करिए, आपको चार्ज नहीं देखना है। फॉस्फोरस के नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 एटम। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4, 4 + 1 टोटल कितने हो गए, 5 एटम्स हो गए। लास्ट वाले में आइए, ये तो हो ही गया। लास्ट वाले में कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, टोटल 2 एटम्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द मास ऑफ वाटर ड्यू टू न्यूट्रॉन्स। मतलब वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बताइए। वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, यहां पर अगर हम आपसे पूछें कि वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है, तो यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम्स। चेक करो हाइड्रोजन कितने, ये वाटर का 1 मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं आपके, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, मींस 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन एटम यहां पर मौजूद है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक हाइड्रोजन के एटम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन एक बार फिर से रिवाइज करवाना चाहता हूं। ध्यान से चेक करिए, एटम में क्या क्या बातें हम करते हैं, याद करिए। एटम में एक न्यूक्लियस होता है, एटम का एक सेंटर होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, याद है आपको, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे कि जैसे ये हाइड्रोजन का हमने न्यूक्लियस दिखाया, मान लीजिए, ठीक। तो ये देखिए, ये हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है, ठीक, ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, ठीक। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, पता है आपको। ये न्यूट्रॉन इसमें हो जाएंगे 0 बच्चों, जिनको नहीं पता है देख लें। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, 0, ओके। और यहां पर स्टूडेंट्स प्रोटॉन हो जाएंगे आपके कितने, प्रोटॉन हो जाएंगे आपके 1 प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होता है, 1। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी आउटर मोस्ट शेल में, ऐसे आउटर मोस्ट क्या के शेल में घूमता रहता है। यानी कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में क्या क्या हो गया बताइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 0, प्रोटॉन कितना हो गया, 1, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। ये हाइड्रोजन के एटम की इंफॉर्मेशन है, ठीक। अब बात करते हैं हम किसकी, ऑक्सीजन एटम की। अब बात करते हैं ऑक्सीजन एटम की, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटम देखिए बच्चों, ये ऑक्सीजन के एटम के बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हो गया, ठीक। देखो एक सेकंड, उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8। अभी याद दिलाया था आपको, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16, ठीक है, ठीक।
अब आप लोगों ने पता नहीं फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दें कि ये जो एटॉमिक मास होता था, एटॉमिक मास होता था, ये आप कैसे निकालते थे याद है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ठीक, तो अगर आपको नंबर ऑफ क्या निकालने हो? न्यूट्रॉन्स, तो आप क्या करोगे? एटॉमिक मास में से क्या माइनस कर दोगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ऐसे कर दोगे आप। ठीक, तो देखिए जरा, एटॉमिक मास आपको कितना दिखाई पड़ रहा है यहाँ? 16 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 8। तो यहाँ पे हमने रखा 8 और प्लस नंबर ऑफ, ये हम किसके बारे में कर रहे हैं? ऑक्सीजन के बारे में। ठीक, तो ये 8 इधर आ जाएगा, 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 8, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन ऑक्सीजन एटम कितने आ गए? 8। कोई डाउट है बताइए? अब एक बात बताऊं, जिनको कंफ्यूजन है मैं सिंपल आपको बताऊं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता है कैसे निकलते हैं? हाइड्रोजन का सिंबल आपको याद है क्या होता था? 1H1, 1 इसका एटॉमिक नंबर है, 1 इसका एटॉमिक मास है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, बस 1 - 1 0, लो न्यूट्रॉन आ गया। यहाँ पे चेक करो, 16 - 8 मतलब एटॉमिक मास में से किसको हटाना है? प्रोटॉन को, तो आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आपने क्लास करी होनी चाहिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बहुत अच्छी तरीके से। मैं वीडियो के शुरू में इसीलिए बोलता हूँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। वैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 16 - 8 कितना आ जाएगा? 8 प्रोटॉन्स। तो ऑक्सीजन के एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं? 8। बात समझ में आ गई कि नहीं? ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब इतनी बातें हो गई, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रहेगा। तो ऑक्सीजन के बारे में न्यूट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर? 8। प्रोटॉन भी कितने हो गए? प्रोटॉन तो ये होता है एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 8। जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन भी 8, प्रोटॉन भी 8 और न्यूट्रॉन भी 8। हमें किससे मतलब है यहाँ पे? न्यूट्रॉन से, ठीक है। ओके, अब सुनो बच्चों, इतनी बात हो गई, ठीक, कोई डाउट है इसमें? अब देखिए यहाँ पर, देखिए मैं आपको बताऊं, आपको क्लास में याद होगा कि जब हमने मास पढ़ा था 1 न्यूट्रॉन का, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन और ये सब क्या होते हैं? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सब कुछ क्लास में हमने आपको बताया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट शेल्स में चक्कर लगाता रहता है। और डिटेल में हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, तो वो सब डिस्कस नहीं करते हैं। हम आपको ये बताते हैं मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। बच्चों, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन 1 यूनिट के इक्वल होता था, याद है? 1 यूनिट। ये यू का मतलब क्या होता था? AMU, याद है ना? आप इसको 1 यूनिट लिखो या 1 AMU लिखो, बात क्या है? सेम, एटॉमिक मास यूनिट। और 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता था? अगर उसको हम ग्राम में चेंज करें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लगभग किसके इक्वल होता था? 1.66 × 10⁻24 ग्राम के इक्वल, अगर ग्राम में आप चेंज करना चाहो तो। बात समझ नहीं? अब सुनो बच्चों, क्या आपको याद है कि मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन की जगह 1 मोल न्यूट्रॉन अगर हम बोले तो मास ऑफ 1 मोल न्यूट्रॉन, 1 मोल न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? जब भी 1 मोल के लिए निकालते थे तो बस यू हटा के ग्राम लगा देते थे। क्लास में नहीं पढ़ा है, भूल चुके हो? हाँ, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम। अच्छा, अप्रॉक्स में, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई नहीं ला सकता है, तो अप्रॉक्स में कितना हो गया है? 1 ग्राम। भूल चुके हो लग रहा है भाई? याद करो ना। अगर हम बोलें आपसे, देखिए अगर हम बोलें आपसे क्या कि 1 वाटर का मॉलिक्यूल है, उसका मास कितना है? 1 वाटर का जो मॉलिक्यूल है, 1 वाटर का मॉलिक्यूल का मास कितना होता था? 18 यू। लेकिन 1 मोल ऑफ वाटर पूछें अगर, तो 18 क्या हो जाएगा? ग्राम। ये सब क्लास में हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन का मास कितना हो गया? 18 ग्राम। 18 ग्राम कह रहे हैं, 1 ग्राम, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, 1 मोल का क्या मतलब होता है? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, यानी कि इसका मतलब मास ऑफ Na का मतलब 6.022 × 10⁻23 मास ऑफ Na न्यूट्रॉन्स। 1 मोल का मतलब कितने न्यूट्रॉन्स है टोटल? 1.66
6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? ये Na क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर होता है ना Na, क्या होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। 1 मोल का यही तो मतलब होता है, यानी कि मास ऑफ Na न्यूट्रॉन्स। Na न्यूट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा? यही भाई 1 मोल बोलो चाहे Na न्यूट्रॉन्स बोलो, बात क्या है यही। तो अब ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ से हो जाएगा मास ऑफ, अगर Na न्यूट्रॉन्स का इतना है तो 1 न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा? मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। अब 1 मोल नहीं लिखा है, 1 मोल नहीं लिखा है, 1 न्यूट्रॉन लिखा है ओनली। Na का क्या मतलब होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 न्यूट्रॉन्स का मास अगर 1 ग्राम था तो 1 न्यूट्रॉन का वैसे इतना छोटा पार्टिकल होता है, आंखों से तो आपको दिखेगा भी नहीं, तो सोचो इसका मास कितना कम होता होगा। इसलिए मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 1 को डिवाइड लगा देंगे किससे? Na से, ठीक है। तो 1 अपॉन Na ग्राम, ये आ गया आपका किसका मास? मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब सर ये मोल ओल क्यों लगा रहे हो? हम यहां मान के चल रहे हैं, जब हमें क्वेश्चन में वाटर नहीं दिया है कि कितना है, तो हम 1 मोल वाटर लेंगे। कितना लेंगे? 1 मोल वाटर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, 1 वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 18 U बोल चुके हो। ऑक्सीजन का 2 इंटू 1 और ऑक्सीजन का सॉरी हाइड्रोजन का 2 इंटू 1 हाइड्रोजन के लिए, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। चेक करो ना, 16, और हाइड्रोजन का कितना होता था? 1। हाइड्रोजन कितने आइटम है? 2 इंटू 1 यूनिट प्लस 16 इंटू 1, टोटल कितना हो जाएगा? 18 यूनिट। ठीक है। अब जब आप यहां लिखोगे क्या कि मास ऑफ व्हाट? मास ऑफ 1 मोल H2O जब बोल दोगे 1 मोल वाटर तो कितना आ जाएगा? 18, यू हटा के ग्राम लगा देंगे, ठीक है। और मास ऑफ 1 मोल का मतलब क्या होता है? Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितना हो गया? 18 ग्राम। भाई 1 मोल का मतलब आप कितने पार्टिकल्स की बात कर रहे हो? Na मॉलिक्यूल्स की। Na का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स की बात करो, तो 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, हाँ भाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? 18 अपॉन Na ग्राम। ये हमने ग्राम में क्या निकाल लिया? मास निकाल लिया। किसका मास निकाल लिया? हाँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का। बात समझ में आई? और यहां पर आपने 1 मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन भी निकाल लिया था। अब एक बात बताओ, अगर मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन कितना है? इतना, तो आपको जाके ये चेक करना पड़ेगा कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन हैं, ये आपको पता करना पड़ेगा। ठीक, अब सुनो, तो हम यहां निकालने जा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके, तो ध्यान दीजिएगा जरा, हम निकालने जा रहे हैं क्या? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो पता है कैसे पता करोगे? सुनो, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान चेक करना। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 इंटू, सुनो, हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 0। चेक करो, हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन ही नहीं होता है, 0 होता है। तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, पहले एटम में भी न्यूट्रॉन नहीं है, दूसरे में भी न्यूट्रॉन नहीं, तो 2 इंटू क्या करेंगे? 0 प्लस। अब ऑक्सीजन के एटम में कितने न्यूट्रॉन थे? 8 थे, याद है? तो ऑक्सीजन कितना एटम है? 1 इंटू 8 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 0 0 1 8 1 8 8 न्यूट्रॉन्स हो गए। ठीक, तो टोटल कितने न्यूट्रॉन्स हो गए? 8 न्यूट्रॉन्स। किसमें? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में। अब एक बात बताओ, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन कितना आया था बच्चों? 1 अपॉन Na ग्राम। तो बोथ साइड 8 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? 8 अपॉन Na ग्राम। नहीं समझ में आई बात? तो मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1 अपॉन Na, 8 इंटू 1 अपॉन Na ग्राम। कितना आ जाएगा? 8 1 सा 8 अपॉन Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर है, इतना आ गया। अब एक बात बताओ, बात बन तो गई आपकी, वाटर के 1 मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन कितना मास कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? इतना। देखो, आपको क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द मास ऑफ द वाटर ड्यू टू न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन के कारण वाटर के मास का कितना फ्रैक्शन होता है? देखो, इसको अगर आप फील नहीं कर पाते तो पहले मैं तो आपको फील करा दूं। सुनो, बात ये है कि जैसे मान लीजिए कि भाई कोई चॉकलेट खानी है, ठीक, ये चॉकलेट है, चॉकलेट को 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया, ठीक। अब 3 पार्ट खाता है आपका दोस्त, तो 1 पार्ट खाते हो आप,
तो हम बोलेंगे 3/4 1/4 3/4 प्लस 1/4, यानी कि इतना फ्रैक्शन तो उसको खत्म करने में आपने कंट्रीब्यूट किया और इतना फ्रैक्शन किसने कंट्रीब्यूट किया? आपके दोस्त ने। तो कह रहा है वाटर के मॉलिक्यूल का जो टोटल मास होता होगा ना, उस टोटल मास में से न्यूट्रॉन का कितना फ्रैक्शन होता है। तो एक बात बताओ, टोटल चॉकलेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? ये चॉकलेट है 4 पार्ट्स में। टोटल को कहां रखते हैं? नीचे। जो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा होता है उसको कहां रखते हैं? ऊपर। तो एक बात बताओ, वाटर के 1 मॉलिक्यूल का टोटल मास कितना है स्टूडेंट्स? वाटर के 1 मॉलिक्यूल का टोटल मास कितना है? वाटर के 1 मॉलिक्यूल का टोटल मास 18/Na ग्राम है। इसको रखेंगे नीचे, और न्यूट्रॉन कितना इस मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब ये टोटल मास में से कितना पार्ट न्यूट्रॉन की वजह से है? तो जवाब है इतना पार्ट न्यूट्रॉन की वजह से। क्यों? क्योंकि वाटर के 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो ना, और वाटर के 1 मॉलिक्यूल का मास कितना है आपका? वाटर के 1 मॉलिक्यूल का मास 18/Na ग्राम है, और उस 1 मॉलिक्यूल में टोटल कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो 8 न्यूट्रॉन्स का मास कितना है था? 8/Na ग्राम। ठीक, तो फ्रैक्शन ऑफ मास ऑफ वाटर ड्यू टू न्यूट्रॉन्स। अब हम क्या निकालने आ रहे हैं? फ्रैक्शन ऑफ मास ऑफ वाटर ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू, ये पूरा लिखना है, फ्रैक्शन ऑफ मास ऑफ वाटर ड्यू टू न्यूट्रॉन्स। बस बोलो नीचे क्या रखेंगे? वाटर के 1 मॉलिक्यूल का मास कितना आया है बताइए? 18/Na ग्राम। ऊपर क्या रखेंगे? हाँ, कि बात समझ रहे हो? वाटर के 1 मॉलिक्यूल का जो मास है उसमें से कितना फ्रैक्शन न्यूट्रॉन की वजह से, बचा हुआ किसी और की वजह से होगा। उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन भी होते हैं वहां, उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, प्रोटॉन भी होते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये बात है। तो ऊपर आप क्या रखोगे? न्यूट्रॉन्स का मास। और कितने न्यूट्रॉन है वाटर के 1 मॉलिक्यूल में? 8 न्यूट्रॉन्स है, और 8 न्यूट्रॉन का मास आपने ग्राम में निकाल रखा है। कितना है? 8/Na ग्राम। अब बच्चों इतना तो आप लोग को आता ही होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। हाँ, ये Na से भी Na कैंसिल होगा, ये बात नहीं समझ में आती है? हाँ, आ जाएगा ना, कट जाएगा ना Na से Na, और Na क्या था? एवोगाड्रो नंबर। इसलिए तो मैंने इतना बड़ा नंबर नहीं लिखा था 6.022 × 10⁻23, है ना, वो कटना है ही बाद में। तो क्या आ जाएगा? 8/18। तो 8/18, तो क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये? 2 4 2 9 तो 4/9। आंसर इज व्हाट? 4/9। अगर आपको यहीं पे छोड़ देना है स्टूडेंट्स, तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, काटने की जरूरत भी नहीं है। 8/18, ठीक है। यहां से ज्यादा अच्छी तरीके समझ में आ रहा है, समझ यहां से भी आ रहा है, समझ यहां से भी आ रहा है। इसका मीनिंग है कि अगर टोटल मास कितना है, टोटल मास के अगर हम 18 पार्ट सोचें, तो उस 18 पार्ट्स में से 8 पार्ट कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? न्यूट्रॉन। बात समझ में आएगी नहीं? और यहां पे कि अगर टोटल मास को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, वाटर के 1 मॉलिक्यूल के टोटल मास को अगर हम 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो उसमें से 4 पार्ट कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? टोटल न्यूट्रॉन्स। बताइए, कोई डाउट है? नहीं। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। योर रिक्वायर्ड आंसर इज 8/18। और हाँ, यहां इक्वल नहीं लगाना है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन लगा दो, ऐसे, या तो ऐसे लगा दो और या तो ऐसे, क्योंकि ये लगभग हमने निकाला, क्योंकि किसी को नहीं पता कि क्या सच में 1 मोल न्यूट्रॉन का मास 1 ग्राम होता है। एग्जैक्टली तो नहीं होता होगा, ये सब कुछ अप्रॉक्सीमेटली हम निकाल रहे हैं, बिकॉज सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा हैं, तो वहां से हमने इसको लिया हुआ है, इसलिए हमने इक्वल टू का साइन नहीं लगा के अप्रॉक्स लगा दिया है। ओके, तो स्टूडेंट्स एंड स्क्रीन चेक करिए, कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट चेक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।